नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हम इस चैनल पर तैयारी करवाते हैं आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को, चाहे वो यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, स्टेट पीसीएस, पीएससी, टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूपीजीआईसी, जीडीसी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, चाहे स्कूल कैडर के स्कूल लेक्चरर, स्कूल टीचर के हों, चाहे वो कॉलेज कैडर के कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर के हों, उन सभी को क्रैक करने के लिए, हिस्ट्री विषय के किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा साथियों हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका कि नाम है हिस्ट्री यूजीसी नेट स्लैश फिलर फोरम। आप सर्च बार में जाकर टेलीग्राम पर सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। अदरवाइज आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा क्या साथियों, हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। या फिर आप हमें हमारा नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही, वो नंबर नोट कर सकते हैं। उस नंबर पे अपना नाम और डिटेल लिख करके मैसेज कर दीजिए, हम आपको ग्रुप में ज्वाइन करा देंगे। वो नंबर है 9250710079। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर था, इसके ऊपर आप हमें ज्वाइन करा सकते हैं और नंबर डिटेल मैसेज करके व्हाट्सअप करके ज्वाइन हो सकते हैं, हम आपको ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, तो आप चलते हैं हमारी क्लास में। साथ सबको पता होगा हमारा फास्ट रिवीजन चल रहा है, जिसमें कि हमारा मॉडर्न इंडिया चल रहा है। टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर हम आपका सोल्यूशन कराते जा रहे हैं। एमसीक्यू के माध्यम से फास्ट रिवीजन करा रहे हैं, हमारा एग्जाम तक हम आपका कंप्लीट करा देंगे कोर्स। ठीक है, तो सबको पता होगा 10 तारीख को एग्ज़ाम होने जा रहा है साथियों, और हमारा एडमिट कार्ड भी आ चुका है। तो तन मन धन से समर्पित होकर के लग जाइए अपने तपस्या के अंदर, अपने सिलेबस को कवर अप करने के लिए। ठीक है, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। ठीक, तो साथियों ये समय जो है डू एंड डाई वाला है। डू एंड डाई, नोट द ट्राई। ट्राई करने के लिए नहीं है इस समय, तो बस लग जाइए आप अपने दिल से। सही बता रहा हूँ आपको, आपका उद्धार हो जाएगा अपने फ्यूचर के लिए। तो इसी संदर्भ में आज की वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है। अब हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है साथियों जुडिशरी और रेवेन्यू सिस्टम से लेकर के इन ब्रिटिश टाइम पीरियड के दौरान जो रिफॉर्म्स हुए थे जुडिशरी सिस्टम में, और आपके जुडिशरी सिस्टम और रेवेन्यू सिस्टम में, उससे संबंधित टॉपिक चल रहा है। तो कहता है कि महालवाड़ी प्रथा, महलवाड़ी या महालवाड़ी एक ही बात है, ये प्रथा कहाँ लागू की गई थी? बताइए साथियों, कहाँ पर लागू की थी? ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन में से आपने राइट आंसर चूज करके अपना क्वेश्चन पुटअप करना होता है। इसके लिए आपको 30 सेकंड से भी कम का समय मिलता है। उसी दौरान आपने अपना राइट आंसर चूज करके पुटअप करना होता है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो हाँ, क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दिया करो कि 291 का क्वेश्चन नंबर, 291 का ऑप्शन नंबर ABCD जो भी आपको उचित लगता है वो बताइए। तो साथियों ये जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, यानी कि आज का उत्तर प्रदेश और बिहार और राजस्थान, ये जो क्षेत्र था यहाँ पर लागू किया गया था क्या? महालवाड़ी प्रथा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटिश पंजाब में कौन सी राजस्व व्यवस्था स्थापित की गई थी? हाँ, टैक्स कलेक्शन करने के लिए, रेवेन्यू के लिए कौन सी प्रथा स्थापित की गई थी? पंजाब की बात हो रही है। आज का पंजाब बोले तो आज है हिंदुस्तान का पंजाब और पाकिस्तान वाला पंजाब, दोनों को मिलाकर पंजाब का बहुत बड़ा क्षेत्र था, सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना गया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट इस क्षेत्र में। भारतीय उपमहाद्वीप से उपजाऊ क्षेत्र माना गया है पंजाब क्षेत्र जो है, जिसमें कि उस समय का आज का हरियाणा, आज का पंजाब
और थोड़ा सा हिमाचल लगा लीजिए, कुछ जम्मू कश्मीर का क्षेत्र लगा लीजिए, और पाकिस्तान वाला पंजाब वो पूरा का पूरा पंजाब। हालांकि देखा जाए तो ज़्यादातर हिस्सा पंजाब का, हमारा पंजाब का पाकिस्तान के पास चला गया, वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ हिस्सा है। और उसमें बीइंग हिस्टोरियन, बीइंग हिस्ट्री स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए साथियों कि पंजाब जो राज्य है वो 5 नदियों से मिलकर बना है। कौन कौन सी नदियाँ? सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ये 5 नदियाँ जहाँ जिस प्रदेश में बहती है उसे सम्मिलित रूप से पंजाब कहा गया। इससे पहले पौराणिक कथाओं में और ऋग्वैदिक वैदिक सभ्यता में से सप्त सैंधव कहा गया। 5 नदियाँ ये और 2 नदियाँ सिंधु और सरस्वती को मिलाकर तो सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया इसे। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथ ही वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महालवाड़ी व्यवस्था ये स्थापित की गई थी। ब्रिटिश पंजाब की बात हो रही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? हाँ, जमींदारों के साथ, कृषकों के साथ, जमींदारों व कृषकों के साथ साझा रूप से, या फिर ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। बताइए किसके साथ एग्रीमेंट हुआ था महालवाड़ी प्रथा का? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है साथ ही वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समग्र ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। महाल का शब्द जो है ना ये फारसी वर्ड है। महल या महाल, महाल होगा, महल नहीं होगा। महल तो राजप्रसाद हो जाता है, राजा जहाँ निवास करते उसे महल बोलते हैं, महाल होगा ये। ठीक है, महाल। तो महाल जो होता है ना उसे ग्राम कहा गया, ग्राम को महाल कहा गया फारसी के अंदर। तो संपूर्ण ग्राम को साथ जो एग्रीमेंट किया जाता था ना उसे प्रथा को बोला गया महालवाड़ी प्रथा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आगे काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सी रैयतवाड़ी प्रथा की विशेषताएं हैं? बताइए रैयतवाड़ी प्रथा की जो है कौन सी विशेषता है? आपका ऑप्शन में दे दिए गए हैं, ऑप्शन में देख लो आप ABCD करके। बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथ ही वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 2 3। ये थॉमस मुनरो की तो भावना थी, यानी कि ब्रेन चाइल्ड थी, मतलब दिमागी उपज थी किसकी? थॉमस मुनरो की। इसका उद्देश्य मध्यवर्तियों को कम करना था, सामंतों को एक प्रकार से जागीरदारों को कम करना था, और इस प्रणाली से धीरे धीरे किसान कंगाल हो गए।
आई बात समझ में? 294 हो चुके हैं क्वेश्चन। अब थोड़ा आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 295 कहता है कि ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में रैयत प्रथा शुरू की गई। किस किस क्षेत्र में रैयत प्रथा शुरू की गई थी, बताइए साथियों। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी। तो ज़रा बताइए सर, सबसे पहले जो बनी थी प्रेसिडेंसी वो कौन सी प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों के द्वारा? सबसे प्राथमिक रूप से जिस प्रेसिडेंसी का विकास किया गया उस प्रेसिडेंसी का नाम बताना आपने, बताइए। नेक्स्ट कहता है कि 296 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जमींदारी प्रथा के अनुरूप क्या था। 1 और 2 कथन दिए गए, 2 कथनों में से 4 ऑप्शन बनाए गए हैं। इसका आपने राइट आंसर बताना, बताइए क्या था, कौन सा सही है इसमें से। तो क्वेश्चन नंबर 296 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओनली 2 सही है। यानी कि यदि किसी जमींदार द्वारा नियत तिथि पर सरकार का भाग जमा न कराया जा सके तो उसकी जिम्मेदारी नीलाम कर दी जाती थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वतंत्रता पूर्व भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए क्या लागू होगा यहाँ पर। थ्योरी क्लास में मैंने सारे करवाए हैं आपके, मॉडर्न एजुकेशन में भी करवाया था, ठीक है ना। आईपीसी इंपीरियल सिविल सर्विसेज, ओ सॉरी आईपीसी बोल तो इंडियन पिनल कोड, आईपीसी मतलब इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता या भारतीय दंड विधान, आईपीसी, सीपीसी है सिविल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और पुलिस एक्ट। ये 4 एक्ट बने थे आपके 1858 से लेकर के, बताइए कब तक, कितना टाइम पीरियड का बीच में, उसी में से ये क्वेश्चन बना के दे दिया इन्होंने। इसलिए मैं बोलता हूँ बेटा थ्योरी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया करो। लोग फैक्ट के ऊपर जाते हैं, फैक्ट्स के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, पहले थ्योरी पढ़ो, थ्योरी में से फैक्ट्स निकल करके आते हैं। थ्योरी एक बड़ा समुद्र है, महासागर, उसी में से छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं, समझे। हिमालय पर्वत है, थ्योरी उसी में से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जिनमें झीलें बनती हैं, नहरें निकलती हैं, छोटी मोटी जो भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाँ ठीक है, 58 में लागू किया गया था जो है ना। ये पहले 1862 में लागू नहीं किया गया था, ये पहले लागू किया था 1861 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। और ये इससे पहले 1860 से पहले लागू किया गया था आईपीसी, जिसको कहते हैं सिविल प्रक्रिया, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड या भारतीय दंड विधान।
सिविल प्रोसीजर कोड होगा, दंड विधान तो आईपीसी हो जाएगा। ठीक है, दोनों गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी कि ये डी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रैयतवाड़ी की बात हो रही है, बताइए कौन सा कथन सही है इनमें से। चार, दो ऑप्शन, दो कथन दिए गए, दो कथन में से चार ऑप्शन बना दिए हैं। बताइए राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो तीन कथन दिए हुए हैं भाई, दो ने तीन कथन दिए हुए इन्होंने। क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीनों ही कथन सही है हमारे, ए बी सी तीनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। किसी संदर्भ में है ये, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में है क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे ये क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। 299 क्वेश्चन कहता है कि पट्टेदारी पद्धति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हाँ, पट्टेदारी वो आ गई, अब उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा यार। दिखाई पड़ रहा है ना, बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। महलवाड़ी व्यवस्था में कृषि भूमि सरकार की शासकीय होती थी, यानी कि ये हो जाएगा, ये कथन सही नहीं, बाकी तीनों कथन आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 300 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाई गई भू राजस्व नीति से संबंध रखता है। हाँ, बिल्कुल सही कहता है। सिंपल क्वेश्चन है यार, गड़बड़ कर दी इन्होंने। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथ ही वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महलवाड़ी बंदोबस्त। और ये भी देख लेना, पिट्स इंडिया एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1784 का एक्ट कौन सा था, 1793 के अंदर कौन सा एक्ट आया था, इनमें अमेंडमेंट किस किस टाइम तक किए गए थे, ये देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे एक्ट आएंगे आपके 1783-84 के एक्ट से लेकर के और 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे एक्ट। करवा चुका हूँ ऑलरेडी थ्योरी क्लासेस में।
301 कहता है कि वारेन हेस्टिंग्स के न्यायिक सुधारों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। बताइए। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 301 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये सही नहीं है, बाकी तीनों ठीक है। कौन सा सम्मिलित नहीं है बताइए। ताल्लुकदारी, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त में से कौन सा कहाँ लागू किया था, कौन सा इनमें से एक जो है सही 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 सम्मिलित नहीं है, बताइए साथियों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ताल्लुकदारी बम्बई में नहीं था ये। तो जरा बताइए ताल्लुकदारी जो लागू किया गया था वो कहाँ पर लागू किया गया था। ताल्लुकेदारी। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 303 कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर चूज कीजिए। कौन सी व्यवस्था, कौन सा बंदोबस्त किस प्रशासक से संबंध रखता है, मैच करिए बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, देखा जाए तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, 4 3 2 1 बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि आपका जोनाथन डंकन हो जाएगा बनारस का स्थायी बंदोबस्त, टॉमस मुनरो आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त, कॉर्नवालिस हो जाएगा आपका बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, और आपका होल्ट मैकेंजी हो जाएगा आपका महलवाड़ी बंदोबस्त। इस प्रकार से आपके मैच हो जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्या दिक्कत है, फ्यूचर में आपके काम आएगा रेफरेंस के तौर पे। फिर सुमिलित वाला क्वेश्चन आ गया ये। एक तरफ उन दिया हुआ आपकी प्रणालियाँ, और एक तरफ उनकी डिटेल दी हुई है, कौन सी प्रणाली का क्या डिटेल थी, इसका आपने राइट आंसर बताना है। बताइए साथियों क्या होगा। ओहो, कोट भी दिए हुए हैं क्या। बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 4 2 3 1, यही मैच हो जाएगा। 4 मालगुजारी जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी का 4, यानी कि जिम्मेदारी प्रणाली भू राजस्व। और सी का हो जाएगा आपका 2, यानी कि उप किराएदार वाला, ये वाला हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा का से संबंधित। और आपका डी का हो जाएगा 3, यानी कि ग्राम, तो ये वाला हो जाएगा इसका यहाँ से। तो इस प्रकार आपके मैच में हो जाएंगे। क्लियर। 304 और 5 कहता है क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चूज कीजिए। बताइए ABCD क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दिया करो साथ के साथ कि 305 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A B C या D आपके अकॉर्डिंग जो भी सही लगता हो आपको वो बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथ वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 और 3। ये भी सही है आपका, ये भी सही है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 306 क्या कहता है, दो ऑप्शन यहाँ पर, दो पीछे दिखाए गए, दूसरे ये दिखाऊंगा। तो कहता है भारत में स्थायी बंदोबस्त के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखने चीज़ का। कई बार क्या तो कौन सा कथन सही है और कई बार पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं है। आजकल ये नहीं है बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ध्यान रखना चीज़ का। ये कन्फ्यूजन हो जाते हैं स्टूडेंट भी जाता है इस मामलों में, इसलिए मैं कहता हूँ आपको बार बार पहले क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, बजाय ऑप्शन के बजाय क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे, क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे, उसके बाद आंसर करने का प्रयास करो। दो ऑप्शन यहाँ दिखा दिए, फर्स्ट और ए और बी, ठीक है। आगे दो ऑप्शन में सी और डी इधर दिखाता हूँ आपको, और फिर में आप कंपेयर करिए कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जमींदार केवल मालगुजारी के संग्राहक थे परंतु भूमि के स्वामी नहीं थे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कहते हैं नए जमींदारों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है कह रहा है। ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पढ़ लो पहले ऊपर के, फिर नीचे के पढ़ लेना आराम से। आ गया ना समझ में अच्छे से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये
किसानों को उत्पीड़न करने के लिए वे स्वतंत्र नहीं थे। कौन? जमींदार। नई जमींदारी व्यवस्था में की बात हो रही है। ठीक है। 308 क्वेश्चन कहता है कि महलवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है। बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथ ही वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यानी कि यह प्रत्येक गांव एवं महल जाकर पर अलग अलग लागू नहीं की गई थी, ये एक साथ लागू की गई थी। ये तो सिंपल क्वेश्चन आ गया। रबड़ी क्वेश्चन, खोया क्वेश्चन नहीं, हलवा क्वेश्चन आ गया। तो कहता है किसके प्रशासनिक काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स, जॉनशोर, वेलेजली। बताओ साथियों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। लॉर्ड कॉर्नवालिस कब हुआ था? 1793 की बात है। निम्नलिखित में तो कौन स्थायी बंदोबस्त के गुणों में नहीं था? गुणों में से एक नहीं था। बताओ क्या नहीं था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। किसानों के हितों को सुरक्षित किया। ये गलत है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसानों के हितों को बर्बाद, इससे क्या हुआ था? किसान बर्बाद हो गए थे, क्योंकि किसानों के ऊपर प्रेशर पड़ा था सबसे ज़्यादा। तो जमींदारों के ऊपर थोड़ा, जमींदारों ने तो इधर से लेकर उधर देना होता था, किसानों से निचोड़ा और ब्रिटिशर को जमा करा दिया और अपना बीच में से निकाल लिया। कहता है कि कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के निम्नलिखित सलाहकारों में से किसने स्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव का विरोध किया था? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये। किसने विरोध किया था इसका?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेम्स ग्रांट। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप नोट कर सकते हो इसको। हाँ, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था बताओ। परमानेंट सेटलमेंट जो किया गया था स्थायी बंदोबस्त का, वो किसके साथ किया गया था? ग्रामीण समुदायों के साथ, जमींदारों के साथ, मुकदमों के साथ या फिर किसानों के साथ? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जमींदारों के साथ में किया गया था। कि जमींदारों को उनका मालिक बना दिया गया ज़मीन का एक प्रकार से। उनसे कहा गया कि तुम वसूल करके हमें ला करके दो, और ज़मींदारों ने इसका खूब पालन किया। किसानों को बेचारों का तेल निकल गया इस चक्करों में, किसान बर्बाद हो गए। बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किसने किया था बताओ, किसने किया था साथियों? हमारे साथ में कुछ बंगाल के स्टूडेंट भी है और कुछ बिहार से तो ज़्यादा स्टूडेंट है, और उत्तर प्रदेश से भी काफ़ी स्टूडेंट। तो बताओ साथियों, आप अपने अपने प्रदेश में देख लो कौन सी व्यवस्था लागू हुई थी, किसने की थी, कब हुई थी, उसके क्या प्रभाव थे, क्या नियम कानून थे, क्या शर्तें थी उसकी। मिनिमम आपको इतना तो पता होना चाहिए अपने अपने प्रदेशों का। तो बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथ वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉर्नवालिस ने। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट कहता है कि स्थायी भूमि व्यवस्था में जमींदारों का हिस्सा कितना होता था? हाँ बिल्कुल सही कहता है। परमानेंट सेटलमेंट जो किया गया था उसमें जमींदारों का हिस्सा होता था, यानी कि उनको जो तनख्वाह सैलरी के तौर पे ना, जैसे तो आजकल तो सैलरी मिलती है, टैक्स कलेक्टर जितने भी होते हैं सबको है, उस समय क्या होता था। हाँ एक और बात बताता हूँ आपको इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान देना। कमिश्नर जो है ना, यहीं से निकल कर गया था अंग्रेजों के टाइम पीरियड से ही। क्यों? क्योंकि उसको कुछ कमीशन मिलता था। मान लो जो वो जितना वो उगाता था ना, जितना टैक्स कलेक्शन का जो करता था, कितना राजस्व वो उगाता था, उसका कुछ परसेंट उसको दे दिया जाता था, कमीशन मिलता था उसको। इसलिए वो ज़्यादा करने की कोशिश करता था कि ज़्यादा कनेक्शन उगाऊंगा तो मुझे ज़्यादा कमीशन मिलेगा। वहीं से सिस्टम निकल कर आया कमिश्नरी सिस्टम वहीं से निकल करके आया था ये। तो ये आपको पता होना चाहिए कमिश्नर का बैकग्राउंड क्या था। इसीलिए ज़्यादा कमिश्नर घूसखोर होते हैं, हरामखोर होते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ सिस्टम है। आज भी ठेकेदार से कमीशन लेते हैं वो, भाई टेंडर ये दे दिया, ठेका ये चीज़ ठेकेदारी में करनी है, ठीक है, इसका इतना परसेंट मुझे चाहिए। ये कहने की ठेकेदार कौन सा अपना जेब से देगा, उसे पता है, वो अपना मटेरियल में कमी कर देता है। इसलिए हमारे रोड, सड़कें, पुल, बांध जितने भी सब रद्दड़ किस्म के बनते हैं, है ना। आज भी देखो बंगाल के अंदर है ना, कलकत्ता में कौन सा वो बांध है एक लोहे वाला, इतना सालों पुराना भाई साहब, इतना अब तक जंग नहीं लगा, उसने बढ़िया चल रहा फर्स्ट क्लास। यहाँ हमारे हमारे यहाँ बनाया था एक बांध, पुल बनाया था, फ्लाईओवर जिसको कह सकते हैं आप, ठीक है, 10 साल नहीं चला भाई साहब, बीच में टूट गया वो। एक तो वो टूट गया, ठीक है, एक दूसरा बनाया था वो बीच में से इतना बड़ा करीब 8-10 फुट लंबा और 8-10 फुट चौड़ा गड्ढा हो गया, उसके अंदर गिर पड़ा, फ्लाईओवर गिर पड़ा यार, फ्लाईओवर का काफ़ी बड़ा हिस्सा नीचे गिर पड़ा। अरे डूब मरो यार, ठीक है। और अभी पिछले साल की बात है, एक स्लैब गिर पड़ी बनते बनते ही, पुल की, फ्लाईओवर बन रहा था, उसकी एक बड़ी सारी पुल का हिस्सा जो था, स्लैब होती जो, वो पूरा गिर पड़ा। शुक्र कोई मजदूर समय छुट्टी थी, कोई काम नहीं कर रहा था उस पर। सोना रोड पे गिरा एक, और एक दूसरी जगह पे गिरा। अरे डूब मरो यार, लोगों को लगा था भूकंप आ गया, इतनी बड़ी स्लैब गिरी। तो यदि कंपनियों को, ऐसे अधिकारियों को ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। तो उनका जो हिस्सा होता था वो हिस्सा होता था सी। ये बिल्कुल सही कहता है, 1/11वां हिस्सा। मध्यकाल में भी यही था। किसका था ये बताना आपने, बताओ। आगे कहता है कि इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया, बताओ। इस्तेमारी बंदोबस्त भी लागू हुआ था, जैसा था बंदोबस्त महालवाड़ी रैयतवाड़ी था ना, ऐसे ही इस्तेमारी था। उसका क्या
शर्तें थी, क्या नियम थे, किन के साथ लागू किया गया था और किसने लागू किया था, ये बताइए आप। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, गलत। इस्तेमाल थोड़ी तक स्थायी बंदोबस्त किया गया था, गलत है ये। देखने इसका राइट आंसर क्या होगा। बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू किसको दिया जाता है, ये बिल्कुल लॉर्ड कॉर्नवालिस को, आगे नहीं, ये बात देख लो, क्रॉस चेक कर लिया अगर पता लग जाएगा आपको। आगे तक स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू की गई। देश के उत्तरी भाग में एक, ठीक है, 3 ऑप्शन उधर दिखाता हूँ, एक ऑप्शन देख लिया ना। बताइए। हालांकि देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन भी है, खोया क्वेश्चन है और रबड़ी क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है। देखते हैं इस हलवे कौन कौन खाएगा और कौन कौन छोड़ेगा। तो ये जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथ ही वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बंगाल सूबा और बनारस जमींदारी में लागू की गई थी ये सबसे पहले 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। किसने सुझाव दिया था, विचार किसका था, बाद में लागू किसने किया, बाद में लागू करने के समय उस समय गवर्नर कौन था, अलग अलग लोग थे, ठीक है ना। तो विचार किसका, दिमाग किसकी उपज थी, प्लान किसने बनाया और लागू किसके समय पर, किसके समय पर हुआ, किसने किया, ये सारी चीज़ देखना आपने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फिलिप फ्रांसिस। इम्पोर्टेंट है भाई, नोट कर लेना अपने। हाँ, स्थायी भूमि व्यवस्था के बारे में आर.सी. दत्त के क्या विचार थे। आर.सी. दत्त का फुल फॉर्म बताइए पहले तो आप लोग, आप पता होना चाहिए आर.सी. दत्त का फुल फॉर्म क्या थी। उन्होंने एक आर्टिकल निकाला था, एक पत्रिका भी लिखी थी, क्या नाम था उसका। नहीं वो तो अलग था, वो अलग था भाई, वो अलग था। हाँ ये दूसरा है, ये आर.सी. दत्त है। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, एक थीसिस लिखी थी, एक सिद्धांत दिया था, जैसे दादा भाई नौरोजी का था ना, ड्रेन वेल्थ ऑफ ड्रेन। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी जो थी दादा भाई नौरोजी ने, ऐसी प्रकार से इन्होंने एक थ्योरी दी थी। कोई बताएगा क्या था वो, देख लेना, मिल जाएगा आपको। तो कहता है स्थायी भूमि व्यवस्था के बारे में आर.सी. दत्त का क्या विचार था, क्या किया था इन्होंने इसके बारे में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने समर्थन किया, गलत है ये तो। कहाँ समर्थन किया, सैद्धांतिक आधार पर विरोध किया था भाई उन्होंने। आर.सी. दत्त ने ये क्वेश्चन गलत दे रखा है, इसको ठीक करना। आर.सी. दत्त ने इसका सैद्धांतिक आधार पर विरोध किया था, समर्थन कहाँ किया था। कहता है कि निम्नलिखित बंदोबस्तों में से किसमें जमींदार और भू राजस्व संग्रह कराने के में मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में हुआ। किसमें, अच्छा किसमें जमींदार
भू राजस्व संग्रह कराने में मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में था। हाँ, कंपनी और किसानों के बीच में जमींदार जो था बिचौलिए के रूप में काम करता था। कौन सी ऐसी भू राजस्व संग्रह कराने की पद्धति थी, बताइए। क्वेश्चन 320 है और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्थायी बंदोबस्त के रूप में था ये। इसी में जमींदारों को बिचौलिए का अधिकार दिया गया था और इन्होंने ये जमीन जमा कराते थे ब्रिटिशर्स को और खरीद लेते थे किसानों से, फार्मर्स से इकट्ठा करके उनको देते थे ब्रिटिशरों को। बीच में अपना 1/11 हिस्सा 11वां हिस्सा निकाल लेते थे, इनका हिस्सा होता था वो। ठीक है, तो साथियों तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। किसी को कोई शंका हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कोई इसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। मैं हर बार की तरह सभी साथियों के कमेंट्स का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। सबको पता है साथियों, सब पुराने स्टूडेंट है। ठीक है, फिर भी कोई गुंजाइश अगर रह जाती है, कोई डाउट की नहीं समझ में आता है, तो सैटरडे को शाम 4 बजे हमारे दोबारा गूगल मीट हो जाएगी साथियों। वीकली हमारा वो एक वीकली डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, उसमें हम अपना प्लानिंग करते हैं। उसमें डाउट सभी स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर करते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट हो किसी भी स्टूडेंट का तो ज्वाइन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों उसमें। उसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वीडियो के व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। दोनों ही माध्यम से आप ज्वाइन हो सकते हैं। जो नए स्टूडेंट उनको कहना चाहूँगा, प्ले स्टोर में जा करके अपना डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल भी। टेलीग्राम जाकर डाउनलोड करके हमारे चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। एक दूसरा अपना गूगल मीट को डाउनलोड कर लीजिए। गूगल मीट एक ऐप होता है जिसमें हम लाइव डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना, जैसे जूम होता है इसी प्रकार से गूगल मीट होता है। उसको डाउनलोड करके तैयार हो जाइए। शाम को 4 बजे डाटा बचा कर रखना, बैटरी फुल करके रख लेना। मिलते हैं शाम को 4 बजे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद और जय भारत साथियों। वेलकम, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।